नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बगैर नाम लिए प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। सरकारी योजनाओं को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है, न ही किसी के जीजा या दामाद को। विकास दर के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों से सरकार घिरी है, लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का अजीबोगरीब बयान सामने आया। लोकसभा में बीजेपी सांसद ने कहा कि जीडीपी को बाइबल, रामायण और महाभारत मान लेना सत्य नहीं है और भविष्य में भी जीडीपी का कोई बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। महाराष्ट्र में 3 दिनों के लिए बनी फडणवीस सरकार पर सांसद अनंत हेगड़े का बयान बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। अनंत हेगड़े ने सरकार बनाने के पीछे केंद्र के 40,000 करोड़ रुपए बचाने को मकसद बताया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने हेगड़े को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। हैदराबाद के गैंगरेप और मर्डर केस पर देश की संसद में नाराजगी दिखी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर डालने का सुझाव तक दे दिया। इंदौर में महंगे प्याज को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज की माला पहनकर और काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस की एक जनसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की मौजूदगी में प्रियंका गांधी के स्थान पर प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। छत्तीसगढ़ के कोरिया में विधायक गुलाम कमरो ने एक कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के बाद 3 मकान गिरने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर एबीवीपी ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के काशीपुर में दबंगों ने एक रिक्शा चालक को जमकर पीटा। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बिजली की तार की चपेट में आने से एक डंपर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर उसे नालियों में बहा दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नगर निगम के कार्यालय का 1 साल पूरा होने पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने मोहक प्रस्तुति दी। ओडिशा के कोणार्क में इंटरनेशनल सैंड आर्ट का प्रदेश सरकार ने आयोजन किया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या से पूरे देश में उबाल है। गैंगरेप और हत्या मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। दोनों सदनों में सभी दलों के सदस्य इस जघन्य कांड पर बेहद आक्रोशित नजर आए और दोनों सदनों में सांसदों ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के लिए कानून को और कड़ा करने की वकालत की। इतना ही नहीं, एआईएडीएमके की विजिला सत्यानंद चर्चा के दौरान भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए भारत सुरक्षित नहीं रहा। उन्होंने 31 दिसंबर तक चारों दोषियों को फांसी देने की मांग की। I was shocked to see in the whole paper, the second and third paper, the fully I could see 4 incidents. It is a very much disheartening for all of us what we are doing in the country. So today we are standing that we are not safe. The country is not safe for the children. Country is not safe for women. वहीं कांग्रेस की सांसद अमी याज्ञनिक ने भी दोषियों को फांसी देने की मांग की। Sir, I request all the systems, whether it is the judicial and legal system, whether it is the executive system which calls about for the police reforms, and the other systems to come together to see that a social reformation takes place, sir. Society's mindset is not changing, and how to change that mindset in order to see that our women are secured and safe, that is what is needed, and this should be emergency and on a war basis at this point of time in history. समाजवादी पार्टी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन तो इस घटना से इस कदर आक्रोशित थी कि उन्होंने बलात्कारियों को भीड़ के हवाले कर डालने का सुझाव तक दे दिया।
इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. महिला सांसदों के अलावा दोनों सदनों के सभापतियों यानी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने भी एक सुर में हैदराबाद में हुई हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना करार दिया। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस तरह की अमानवीय घटना से कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से निपटा जा सकता है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन इस प्रकार की घटना की निंदा करता है, साथ ही कहा कि कानून में कोई बदलाव करने की जरूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। यही नहीं, दोनों सदनों में हुई चर्चा के दौरान चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने इस घटना में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, ये सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है, सभी आहत हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की जरूरत है। और संसद ही नहीं, हैदराबाद में भी महिला डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर उतरकर लोग महिला सुरक्षा पर सवाल कर रहे हैं। इधर पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए, लेकिन दूसरी तरफ महिला डॉक्टर से हैवानियत के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। गुस्से की ये 5 तस्वीरें हैं। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और अगरतला की तस्वीरें देखिए, कैसे लोग सड़कों पर उतर आए हैं और आरोपियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिला सुरक्षा के नाम पर सरकारों से सवाल भी कर रहे हैं। क्या हो, वो पब्लिक की आंखों के सामने हो, पब्लिक देखे और डरे। एक बार देखे तो सहम जाए कि नहीं, ये काम तो हरगिज नहीं कर। कहाँ है ये सरकार की प्रायोरिटी कि वुमेन की सुरक्षा भी एक इश्यू है? किसी सरकार ने एक्नॉलेज कभी नहीं किया। इतना ही नहीं, दिल्ली में NSUI संगठन से जुड़े छात्रों ने महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ मोर्चा खोला, तो हैदराबाद में ABVP से जुड़े छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग की। सरकार सो रही है, हम भी सो रहे हैं। कभी देश में कभी कुछ होगा ही नहीं, लड़कियां मरती रहेगी, सरकार देखती रहेगी। रोज एक रेप केस होगा, चला दिया जाएगा, क्यों नहीं कुछ किया जाता है? देश भर में हुए प्रदर्शन के दौरान लोगों ने रेप के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। हम तो कहते हैं कि ऐसे कानून बनाया जाए कि लोगों को, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दी जाए। सिर्फ एक ही सजा इस चीज की, कैपिटल पनिशमेंट, और उसी की डिमांड है हमारी। हमें कैपिटल पनिशमेंट चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाइए और जितना जल्द से जल्द आप फांसी की सजा उन्हें दे सकते हैं, वो फांसी की सजा चाहिए। मतलब स्थिति इतनी बदतर हो गई है, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि मतलब ऐसे लोग पलते कहाँ हैं। दरअसल लोगों का गुस्सा हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या और फिर शव को जलाने की वारदात के बाद निकल रहा है। हैदराबाद ही नहीं, देश भर के लोग उबल रहे हैं। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की मांग से जुड़े पोस्टरों के साथ प्रदर्शन में जुटे हैं। वहीं TMC सांसद मिमी चक्रवर्ती ने भी गैंगरेप और हत्या के दोषियों को कड़ी सजा की मांग की और पूछा कि देश में ऐसी नौबत ही क्यों आए कि किसी महिला को सुरक्षा देनी पड़े। हमारे साथ बातचीत करने के लिए TMC MP मिमी चक्रवर्ती मौजूद है। लोकसभा राज्यसभा में यूनानिमसली सभी ने अपने पार्टी से ऊपर उठ के एक स्वर में कहा कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और एक अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन निर्भया के बाद लोगों को लगा था कि भाई एक स्ट्रिंजेंट सजा हो गई है, अब माइंडसेट लोगों का चेंज होगा, लेकिन जो कुछ हैदराबाद में हुआ उसने झंझोड़ के रख दिया। देखिए, सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि आज मुझे इसको लेके बात करनी पड़ रही है। ऐसी चीज जो इतनी घिनौनी है, रेप। मैं एक
लड़की हो या सांसद बोलिए, महिला सांसद बोलिए, कुछ भी हो। आज अगर मैं भी कहीं बाहर रहती हूँ तो शायद मेरी मम्मी भी, शायद मेरे पास 4 सिक्योरिटी होंगे, लेकिन जो मेरी दोस्त, जो मेरी मतलब जो लड़कियां रास्ते में घूमती होंगी, उनके पास शायद उतनी सिक्योरिटी नहीं है। बट मैं यही कहना चाहती हूँ, सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये देश में हमने जन्म लिया है, ये देश हमारे लिए सिक्योर होना चाहिए। इस बीच रेप की घटनाओं में दोषियों को 6 महीने के भीतर फांसी देने की मांग को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 3 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। फिर से एक बार आमरण अनशन पे जा रही हैं, उसकी वजह क्या सरकार से नाराजगी या कुछ न्याय दिलाने की बात है? बस अब और नहीं झेला जाता। एक तो जो लड़की हैदराबाद की डॉक्टर है, उसके साथ जो हुआ, मतलब उसको जिंदा जला दिया गैंगरेप करने के बाद। उससे ही इंसान इतना पीड़ित था कि आज एक 6 साल की बच्ची को राजस्थान में स्कूल की ड्रेस में थी, वो लड़की स्कूल से वापस आ रही थी, बीच में उठाया और इतनी बुरी तरीके से रेप करा कि उसका गला घोटा और उस प्रोसेस में उसकी आंखें तक बाहर आ गई और उसको मार दिया गया। तो कब तक लेंगे? बस मुझसे नहीं देखा जाता, नहीं झेला जाता। मैं कल से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ रही हूँ। मैं इस देश में एक ऐसा सिस्टम चाहती हूँ कि हर हाल में बच्चों के और महिलाओं के बलात्कारियों को हर हाल में 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दीजिए। एक ऐसा डर पैदा कीजिए जिससे कि अगर कोई लड़की सड़क पे निकल रही है तो उसको अगर कोई देखता भी है ना, गलत करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर रूह उसकी कांपे। एक तरफ संसद में देश की बेटी के साथ रेप पर गंभीर बहस हो रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने लोकसभा में मंदी पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण को संबोधित करते हुए कहा कि कभी कभी आपको निर्मला नहीं, निर्मला सीतारमण कहने का मन करता है। कभी कभी मुझे आपको बहुत सम्मान तो करते हैं, आपको हालात देख के मुझे कभी कभी कहने को दिल करते हैं कि आपको निर्मला सीतारमण के बदले निर्मला सीतारमण तो कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप मंत्री पद पे है, लेकिन आपके मन मत आप जो चाहते हैं वो करने पाती या नहीं मुझे मालूम नहीं। अयोध्या मामले में जमीयत उलेमा हिंद ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। अयोध्या केस में सुनाए गए फैसले पर जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। पक्षकार एम सिद्दीकी ने 217 पन्नों की पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे मेट्रो यार्ड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के आर्य कॉलोनी में और 2 हफ्ते तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ देहरादून में प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। लुधियाना के एसजीडी ग्रामर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक छात्र की मौत के मामले में छात्रों ने जोरदार विरोध किया और जल्द कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के हरदा में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने रेलवे स्टेशन के पास जाम लगा दिया। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलौर इलाके के राजकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों से क्लास के भीतर और बाहर झाड़ू लगवाने का वीडियो वायरल हो गया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने अमेरिका का समर्थन मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताते हुए दूतावास तक धन्यवाद मार्च निकाला। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गईं। वो नेवी के लिए सर्विलांस एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में मिला जुला असर देखने को मिला। सेंसेक्स 8 अंकों की सामान्य उछाल के साथ 40,802 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 7 अंक फिसलकर 12,048 पर कारोबार कर रहा था। ऋषिकेश की एक कैंटीन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल से निकलकर एक हाथी वहां जा पहुंचा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, हाथी ने कुछ ही देर में वहां का नक्शा बदल दिया। लेकिन इससे पहले एक बाइक सवार इस हाथी के ठीक सामने आ गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने सड़क पर यह हाथी झूमता हुआ चला आ रहा है। जो लोग ये मंजर देख रहे थे वो किसी आशंका से सिहर उठे। बाइक वाला आ गया। सड़क किनारे पेड़ होने से बाइक वाला हाथी को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही वो मोड़ पर मुड़ा उसने अपने सामने हाथी को पाया और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाथी से ठीक 5 कदम आगे उसने बाइक को ब्रेक लगाकर रोक दिया
लेकिन उसकी हालत तब खराब हो गई जब हाथी भी सधे कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। बाइक पर दूध के डिब्बे लदे थे, लेकिन जब बाइक सवार ने हाथी को अपनी ओर बढ़ते देखा तो उसने दूध के डिब्बों की चिंता छोड़ दी। उसने बाइक छोड़ी और सिर पर पैर रखकर उल्टे भाग निकला। लेकिन ये मंजर देखकर वहाँ आसपास घरों पर खड़े लोग सहम गए। गनीमत थी कि बाइक सवार ने ऐन वक्त पर हाथी को देख लिया था, नहीं तो रास्ता भूल गया गजराज उसकी क्या हालत करता कहना मुश्किल था। बाइक वाले ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन गजराज आगे बढ़ चले और सीधे मिलिट्री कैंटीन में पहुंच गए। किसी ग्राहक की तरह आराम से टहलते हुए वो काउंटर की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ सलीके से रखी कुर्सियाँ उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने वहाँ तबाही मचानी शुरू कर दी। हाथी ने सूट मारकर कुर्सी टेबल पलट दिए और टेबल को फुटबॉल की तरह हवा में उछाल दिया। तभी कैंटीन में काम करने वाले एक शख्स को तरकीब सूझी। उसने जलती हुई मशाल हाथी के आगे कर दी। तरकीब काम कर गई और आग को देखकर हाथी कैंटीन से बाहर निकल गया। लेकिन लोगों ने ये काम जितना आसान समझा था उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। हाथी इस कैंटीन से बाहर जाकर अड़ गया और मशाल के बावजूद उसने हमला करने का इरादा कर लिया। देर तक ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहा। मोर्चे पर हाथी के साथ कैंटीन वाले डटे रहे। बाद में वन विभाग की टीम आई और हाथी को किसी तरह वापस जंगल की ओर ले जाया गया। अपने बयानों से कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से मुसीबत मोल ले ली है। एनआरसी के जिक्र पर उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी घुसपैठिया बताया, तो इस पर लोकसभा में अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया और बीजेपी के सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी को उनके बयान पर घेर लिया। मुद्दा उठा तो संसदीय कार्य मंत्री ने अधीर रंजन चौधरी समेत पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा। They are calling him inflator. This shows they are not still able to realize the mandate of the people, sir. His statement is outright insult to the people of our country who have elected Modi ji with a renewed and resounding mandate, sir. लेकिन इस पूरी बहस में तल्खी तब आ गई जब संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस के नेता को ही घुसपैठिया बताते हुए तंज कसा। उनका पार्टी का नेता ही इन्फिल्ट्रेटर हमारे पार्टी में के बारे में क्या बोलता है? यार खुलेआम स्वीकारता हूँ कि मैं और मेरा पिता माता सारे बांग्लादेश में थे। तो बांग्लादेश में जब थे तो यहाँ जब आए कागजात तो सारे सबके पास नहीं था, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं आजादी का समय से। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, तो कागजात रहने की कोई मतलब हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए एक मिनट तो इसलिए अगर अभी कोई कह दे कि आप घुसपैठिया है तो मैं घुसपैठिया बन जाऊं। लेकिन बीजेपी के सांसद अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग पर अड़े रहे और अधीर रंजन सफाई देते रहे कि उनके बयान को गलत समझा गया है। मेरे बात सुनने का उपरांत अगर आप संतुष्ट ना हो तब न मैं क्षमा मांगूंगा। इससे पहले एनआरसी का विरोध करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया था उससे सियासी पारा चढ़ गया था। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। मैं तो ये कह सकता कि अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है, घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, तो आपने तो खुद माइग्रेंट है। इलीगल और लीगल में बात के पता चलेगा। सारे दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट हिंदुस्तान के होते हैं। अधीर रंजन चौधरी का दोष नहीं है, उसके डीएनए का दोष है, राजनीतिक डीएनए कांग्रेस का। जिस मोदी जी ने, जिस अमित शाह की जोड़ी ने नेहरू के उन तमाम जो पाप किया था जिसके कारण कश्मीर की दुर्दशा थी, उसने एक देश एक कानून लाया। इसलिए अधीर रंजन जी ज्यादा ना बोलें, अगर बोलना है तो ये बात इटली तक चली। बीजेपी ने कांग्रेस पर एनआरसी के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। आपका मोबाइल फोन बिल 3 दिसंबर से महंगा हो जाएगा। एयरटेल, वोडाफोन और रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ महंगे करने की घोषणा कर दी है। टैरिफ के दाम बढ़ने के ऐलान के बाद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शेयर में उछाल आ गया है। इन दोनों कंपनियों के शेयर में भले ही उछाल हो, लेकिन ये आपकी जेब पर यानी कि आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मोबाइल कंपनियों के टैरिफ महंगे होने के साथ अब आपका मोबाइल का खर्च बढ़ जाएगा। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बढ़ी कीमतों वाले प्रीपेड प्लान 3 दिसंबर से लागू होंगे। वहीं रिलायंस जियो ने 6 दिसंबर से अपनी कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। एयरटेल ने कहा है कि उसके टैरिफ की कीमतों में 50% से लेकर 50 पैसे से लेकर ₹2.85 प्रतिदिन तक की बढ़ोतरी हुई है। वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ के दाम 42% तक बढ़ाने की घोषणा की है।
वहीं जियो ने कहा है कि उनके प्लान 40% तक महंगे होंगे, लेकिन फिर भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले जियो के ग्राहकों को 300% ज्यादा फायदे मिलेंगे। रिलायंस जियो ने हाल ही में जियो से दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 6 पैसे प्रति मिनट IUC यानी इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज लगाया है। अब वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल भी इसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। दोनों कंपनियों ने अपने अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान के साथ FUP यानी फेयर यूजेस पॉलिसी पेश की है। इसके तहत अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए अब लिमिट तय कर दी गई है। तय लिमिट के बाद अन्य नेटवर्क पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 6 पैसे प्रति मिनट चुकाने होंगे। टैरिफ में बढ़ोतरी के चलते करीब 100 करोड़ मोबाइल ग्राहक प्रभावित होंगे। सितंबर में वोडाफोन, आइडिया के पास 31 करोड़ 10 लाख से ज्यादा यूजर्स और एयरटेल के पास करीब 28 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। वहीं जियो के पास करीब 35 करोड़ 50 लाख प्रीपेड ग्राहक थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोबाइल कंपनियों के इंटरनेट और कॉल की दर बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी पिछले 6 सालों से मोबाइल, इंटरनेट और कॉल सस्ता करने की डींगे हाँकती थी। अब इसकी भी हवा निकल गई। बीजेपी ने BSNL और MTNL को कमजोर कर दिया और बाकी कंपनियों के लिए कॉल और डेटा महंगा करने का रास्ता खोल दिया। बीजेपी अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार जनता की जेब काट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने EVM जांच की याचिका को खारिज कर दिया। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका को तमिल अभिनेता मंसूर अली खान ने दायर किया था। बिना सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 13 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 8 रुपए का इजाफा किया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक डंपर गिट्टी खाली करते वक्त बिजली के तार से टकरा गया, जिससे उसमें भयंकर आग लग गई। भोपाल में VIP रोड पर हुए हादसे में घायल युवक को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कार से अस्पताल भिजवाया। गो एयर की 2 उड़ानों के रद्द होने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और अधिकारियों के साथ लड़ाई की नौबत आ गई। राजस्थान में सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक टूरिस्ट गाड़ी का बाघ का पीछा करते हुए वीडियो वायरल हो गया। इराक के दक्षिणी शहर नजफ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ईरान उच्चायोग की इमारत में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी पड़ी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अयोध्या के अमावा मंदिर में राम रसोई की शुरुआत हो गई, जिसका संचालन पटना का महावीर मंदिर ट्रस्ट कर रहा है, जो पूरा खर्चा उठाएगा। अयोध्या में बड़े उत्साह के साथ राम बारात यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार पर 7 पाकिस्तानी जनरलों ने विरोध जाहिर किया और सुप्रीम कोर्ट की रोक का समर्थन किया। हरियाणा के चरखी दादरी में दंगल गर्ल बबीता फोगाट और पहलवान विवेक सिहाग शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी बिना किसी दान दहेज के पारंपरिक हिंदू रस्मों के साथ बेहद सादगी से संपन्न हुई। जबकि आमतौर पर शादी में लोग 7 फेरे लेते हैं, लेकिन पहलवान बबीता फोगाट और पहलवान विवेक ने 8 फेरे लिए। दंगल गर्ल बबीता फोगाट के 8 फेरे लेने के पीछे एक खास मकसद है और वो ये कि ये दोनों सेलिब्रिटी अपनी शादी में 8 फेरे लेकर समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देना चाहते थे। उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था उसको भी सफल बनाएंगे और मेरे पिता ने 8वां फेरा दिया है तो उसका भी सम्मान रखेंगे और हमेशा बेटियों की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। इन दोनों सेलिब्रिटी की शादी बेहद सादगी के साथ हुई, जिसमें सिर्फ 21 बाराती ही शामिल हुए। इस शादी में एक और खास संदेश दिया गया जो कि पर्यावरण बचाने का है। पोल्यूशन कम करने का, जो हवा को स्वस्थ करने के लिए एक मैसेज है लोगों के लिए कि हम सभी लोग जिम्मेदारी लें, इसीलिए हमने ये मैसेज दिया कि पेड़ लगाने का, कि इससे पोल्यूशन कम हो। तो मोदी की जो सोच है, जो हमारे प्रधानमंत्री की जो पर्यावरण बचाने के लिए जो हर एक पौधा लगाने की, तो वो हमें दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति अपने कम से कम 10 पौधे लगाए। बबीता ने इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन शादी बेहद साधारण तरीके से की और संदेश बड़ा दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। और आइए अब आपको वो खबरें दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है।
उम्र 4 साल और कमाल ऐसा कि उसके आगे बड़े भी मुंह छिपा लें। इस बच्चे के दिमाग के क्या कहने, सच में ये कमाल है। देखिए 50 सेकंड में 4 साल का बच्चा वो कमाल कर गया जिसे कर पाना अच्छों के बस की बात नहीं है। ये बच्चा सिर्फ 50 सेकंड में रूबिक क्यूब्स को सॉल्व कर लेता है और बन जाता है बच्चों का चैंपियन। बिल्ली सिर्फ डराती नहीं बल्कि डरती भी है, और जब बात उसकी हमशक्ल की हो तो उसके चेहरे पर 12 बजते हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए। देखिए ये लड़कियां एक फेस ऐप से बिल्लियों जैसी शक्ल ले लेती हैं और साथ में उनकी बिल्ली भी मौजूद है। लेकिन मजा तब आता है जब बिल्ली अपनी मालकिन का फेस देखती है तो वो उन्हें नॉर्मल दिखती है, लेकिन जैसे ही फोन में बिल्ली देखती है तो डर जाती है। और फिर जो तरह तरह के चेहरे बनते हैं वो आप भी देखिए। एक 15 साल की उम्र का बच्चा और उसके सिर पर बैलेंस बनाकर खड़ी 11 से 12 साल की बच्ची। इसके बाद ये लड़का लड़की को संभालते हुए न सिर्फ स्टंट दिखाता है बल्कि बच्ची को अपने सिर पर खड़ा किए हुए पहले बैठता है फिर उठ खड़ा भी होता है। ना कमाल का ये बच्चा और इस बच्ची का टैलेंट। जितनी वाहवाही सोशल मीडिया पर ये बच्चा बटोर रहा है उतनी ही तारीफ इस बच्ची को भी मिल रही है। कुत्तों को भूख लगे तो वो सिर्फ हड्डी या खाना नहीं ढूंढते बल्कि उनके सामने जो आता है उसे वो खा जाते हैं। और ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पेट्स को घर में बंद कर बिना खाना रखे कहीं चले जाते हैं। ये मोहतरमा अपने 2 पेट्स को एक बाथरूम में बंद कर किसी काम से घर से बाहर चली गई। ऐसे में जब इन दोनों डॉगी को भूख लगी तो उन्होंने बाथरूम के लकड़ी के दरवाजे इतने कुतरे कि वहां एक बड़ा झरोखा बन गया। इसी के साथ पूरा बाथरूम जो गंदा हुआ सो अलग। झारखंड चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि उनकी सरकार 2024 से पहले देश भर में एनआरसी लागू कर देगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इस देश में से घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? माताएं बहनें बताएं, झारखंड के अंदर से घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी कहती है एनआरसी मत लाओ, घुसपैठियों को मत निकालो। अरे राहुल बाबा, आपको जो बोलना है बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मैं आज आपको कहकर जाता हूं 2024 में जब आपके वोट लेने आएंगे उसके पहले पूरे देश के अंदर एनआरसी लगाकर घुसपैठियों को चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। श्री राहुल गांधी यहां पर है, उनको चैलेंज देने आया हो कि राहुल बाबा आपके 55 साल का शासन, हमारे 5 साल का शासन, हिसाब लेकर मैदान में आ जाओ। कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आदिवासियों का और दलितों का आरक्षण कम करे बगैर ओबीसी समाज के आरक्षण को बढ़ाने के लिए हम एक कमेटी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया कि जिस झारखंड की रत्ना का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता की लालच के कारण आज हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। मित्रों, उनकी गोदी में बैठ। वहीं झारखंड की चुनावी सभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने बोला कि कांग्रेस जहां लोगों में प्यार बांटती है तो वहीं बीजेपी हिंसा और डर को बढ़ावा देती है।
जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है लोगों को वो कुचलते हैं, कभी धन के कारण, कभी विचारधारा के कारण, संस्कृति के कारण लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, तो ये जो आप पे दबाव डाला जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में 3 दिन की फडणवीस सरकार बनाने के पीछे राज्य को दिए गए 40,000 करोड़ रुपए बचाने का मकसद था। ये बयान बीजेपी के ही सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने दिया और उसके बाद महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। 30 नवंबर की सुबह गुपचुप तरीके से राजभवन में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को सीएम और डेप्यूटी सीएम की पद की शपथ दिलाने का राज अब बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान से और गहरा चुका है। हेगड़े के मुताबिक फडणवीस केंद्र की तरफ से महाराष्ट्र को दी गई 40,000 करोड़ की रकम लौटाने के लिए 3 दिन के सीएम बने। ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದೆ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುಮಾರು 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಎಂ ಇದರಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿಯವರು ಶಿವಸೇನಾದವರು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. कर्नाटक से बीजेपी सांसद हेगड़े का ये बयान सामने आते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। अगर वो किया होगा तो ये पाप है, कुकर्म है, वो उनको और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता देख लेगी कि कितना पाप इनके मन में था। और बहुत ही चौंकाने वाला बयान है और कहीं न कहीं महाराष्ट्र की भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। अगर ये सच है कि कोई 40,000 करोड़ का फंड अलॉट हुआ था महाराष्ट्र में और वो फंड वापस ले लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो निश्चित तौर पर ये दुखद है और मैं सबसे पहले डिमांड करूंगा कि ऐसे में वो फंड वापस महाराष्ट्र में आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का है और इस तरह से अगर राज्यों के साथ नाइंसाफी होती होगी तो हमें लगता है ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें अगर सच्चाई होगी तो मोदी साहब के पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बवाल बढ़ा तो पूर्व सीएम फडणवीस ने सामने आकर सफाई दी कि अनंत हेगड़े का दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कोई पैसा केंद्र को नहीं लौटाया, चाहे तो जांच करा ले। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इसको सीरियस से मैं नकारता हूँ। सीएम बनते ही उद्धव ठाकरे ने फडणवीस राज में शुरू हुई मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा का आदेश दिया है। साथ ही मुंबई मेट्रो के लिए आरे कार शेड के काम पर भी रोक लगा दी है। आरे के लिए जो मैंने फैसला लिया है, 2 दिन पहले तो मैंने वहाँ कार शेड बनाने के लिए रोक लगा दी थी और लगा दी है। सवाल तो ये उठने लगे हैं कि कहीं जांच के नाम पर फडणवीस के चक्की पीसिंग एंड पीसिंग वाले बयान को उन्हीं पर साबित कर दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही। फडणवीस जो बात अजीत पवार के लिए कहा करते थे, अब वो खुद ऐसे ही हालात में घिर सकते हैं। बचत नसेल त्यांनी बचवायचा प्रयत्न केला तर आता तुम्हाला बरं वाटेल, पण नंतर नको तिथं जाऊन बसावं लागेल चक्की पिसिंग अँड पिसिंग अँड पिसिंग। अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग। सवाल तो ये भी है कि क्या फडणवीस के खिलाफ साजिश बीजेपी के अंदर ही रची जा रही है, क्योंकि हेगड़े के दावे से फंसे फडणवीस के बयान में केंद्र या बीजेपी आलाकमान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। आखिर क्यों फडणवीस के बुरे दिन में उनके अपने ही उनकी मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। सिलेंडर के दामों में लगातार चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम अलग अलग राज्यों में 13.5 रुपए से 19.5 रुपए तक बढ़े हैं। दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 13.5 रुपए का इजाफा किया गया है। अब सिलेंडर का दाम 695 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर 19.5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब 725 रुपए का हो गया है, जबकि मुंबई में सिलेंडर 14 रुपए महंगा हुआ है और अब इसकी नई कीमत 665 रुपए पहुंच गई है। चेन्नई में ये 18 रुपए बढ़कर 714 रुपए का हो गया है। वहीं वाराणसी में अब सिलेंडर की कीमत 754 रुपए हो गई है।
उत्तर प्रदेश में सिलेंडर के दाम में 13 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी हैं। रसोई गैस के दामों में लगातार चौथे महीने इजाफा हुआ है। 4 महीनों में घरेलू गैस सिलेंडर के बाजार भाव में करीब 118 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 201 रुपए बढ़े हैं। अमित शाह ने एनआरसी के बहाने राहुल गांधी पर हमला बोला। झारखंड में जमशेदपुर के बहरागोड़ा में एक चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। एनआरसी के बहाने हमला करते हुए उन्होंने तीखे सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी नहीं रख सकती। झारखंड के सिमडेगा में चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार ने उद्योगपतियों के घर भरने का काम किया है। बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों से छीन कर उद्योगपति मित्रों को जमीन दे रखी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के दीनदयाल नगर में एक घर की छत के ऊपर एक सांड कूद गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद नगरपालिका कर्मियों ने उसे नीचे उतारा। पंजाब के गुरदासपुर में 5 चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर ली। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्नाटक के मंगलुरु में एक क्लब ने सभी नस्ल के कुत्तों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 30 नस्ल के 305 कुत्तों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के पुणे में राजू नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो से शानदार स्टंट कर सबको हैरान कर दिया। स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्ताव और रानी सिल्विया 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने ट्विटर पर अपने परिचय में से बीजेपी का नाम हटाया तो अटकलें तेज हो गई। बीजेपी के दिग्गज नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा इस बार चुनाव हार गई हैं और माना जा रहा है कि वो इसके लिए पार्टी से ही नाराज हैं। लिहाजा जैसे ही उनके ट्विटर अकाउंट से बीजेपी का जिक्र गायब हुआ, अटकलबाजियां तेज हो गई। कयास लगाए गए कि पंकजा मुंडे जल्द ही बीजेपी से किनारा कर सकती हैं। इससे पहले उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया था और उसकी वजह से भी सियासी बवाल शुरू हुआ था। उन्होंने लिखा था, बदले राजनीतिक परिवेश में अपनी ताकत को समझना जरूरी है। मुझे 8-10 दिन कुछ चिंतन करना है और मैं 12 दिसंबर को आप सभी से मुलाकात करूंगी। ये हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी का जन्मदिन है। मैं अगले 8-10 दिन में ये तय कर लूंगी कि मुझे आगे क्या करना है और कौन से रास्ते पर जाना है। दिलचस्प बात यह है कि गोपीनाथ मुंडे के जन्मदिन पर जो रैली पंकजा मुंडे करने जा रही हैं, उसके पोस्टर पर भी बीजेपी का जिक्र नहीं है। ऐसे संकेतों के बाद पंकजा मुंडे के पार्टी छोड़ने की चर्चा आग की तरह फैल गई, जिससे इस बात से और बल मिला कि पंकजा मुंडे के ठाकरे परिवार से मजबूत रिश्ते हैं। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई भी दी थी। उनके शिवसेना ज्वाइन करने की बात चली तो शिवसेना ने भी उनके स्वागत का संकेत दिया। नहीं, अब देखो 12 तारीख को गोपीनाथगढ़ के ऊपर जो फैसला लिया जाएगा, वो फैसले के मुताबिक वो कहाँ जाएंगी, कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी, ये या वो बीजेपी में ही रहेंगी, ये सारी बातें तभी तय होंगी 12 तारीख तक। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में बीजेपी का जाना माना नाम रही हैं और वो फडणवीस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। गोपीनाथ मुंडे की सियासी विरासत संभाल रही पंकजा मुंडे को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। लेकिन पंकजा मुंडे की बीजेपी छोड़ने की खबर से खलबली जरूर है। हालांकि बीजेपी ने ऐसी खबरों से इनकार किया है। कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, जब हारता है और बड़ी परिश्रम के बाद हारता है, लोगों के लिए काफी समाजोपयोगी कार्यक्रम करने के बाद हारता है, तो थोड़ा वो दुखी होता है, थोड़ा आत्मचिंतन भी करता है। इसका अर्थ वो आत्मचिंतन कुछ नए रास्ता सोचने के लिए नहीं होता। तो इस प्रकार की अफवाहों में, इस प्रकार की न्यूज में कोई दम नहीं है। ये बीजेपी का अंदरणीय मामला है। कौन कौन नाराज है? आज तो सिर्फ 2 ही दिख रहे, आगे 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे या 20 होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके बीच में, उसके ऊपर हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते, इसलिए उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। क्योंकि पंकजा मुंडे को महाराष्ट्र बीजेपी में सबसे सशक्त युवा नेता के तौर पर जाना जाता है। ओबीसी और महिला नेता के रूप में उनकी अहमियत पार्टी समझती है। ऐसे में अगर वो पार्टी को अलविदा कहती हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस के एक नेता ने अपनी पार्टी की फजीहत करा दी। नारा प्रियंका गांधी के नाम का लगाना था, लेकिन नेता अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का नारा लगा।
इस सभा में कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा भी मौजूद थे, जहां कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमार ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता ने पहले सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी का नाम लिया, जिसके जवाब में समर्थकों ने जिंदाबाद कहा, लेकिन इसके बाद उनकी जुबान फिसल गई और प्रियंका गांधी की बजाय वो प्रियंका चोपड़ा बोल गए। दिलचस्प बात यह है कि जवाब फिर भी यही आया, जिंदाबाद। लेकिन इस आखिरी नारे के साथ मंच पर सुरेंद्र कुमार के साथ खड़े सुभाष चोपड़ा सकपका गए और बगलें झांकने लगे। लेकिन इसी बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। समस्या यही है ना कि कांग्रेस इतनी अभी असहज स्थिति में है कि उसको समझ में नहीं आता है कि उनकी नेता प्रियंका गांधी है कि प्रियंका चोपड़ा है। अब ये जब अपने नेता का ही अपमान कर सकते हैं तो बाकी किसी का सम्मान क्या करेंगे, ये देश समझ ले। कांग्रेस के लोगों ने नारा लगाया कि प्रियंका चोपड़ा जिंदाबाद। अरे हद हो गई, आपको अपने नेता का नाम ही नहीं पता। मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी वडेरा जी से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सजा दिलवाएं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की नई सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका दे सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की समीक्षा के आदेश दिए। इस प्रोजेक्ट का महाराष्ट्र के कई गांवों ने विरोध किया था, जिसके तहत कई गांवों ने जमीन देने से इंकार कर दिया था। इसका विरोध गुजरात में भी देखा गया, क्योंकि यहां किसानों ने प्रदर्शन किए थे। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की फंडिंग में महाराष्ट्र राज्य का 25% हिस्सा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री मोदी और जापानी पीएम शिंजो एबे ने रखी थी। देश की इस पहली बुलेट ट्रेन में जापान सहायता कर रहा है। इस मामले में सियासी गलियारे से भी कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सेना हो, कांग्रेस हो, मोदी साहब ने स्वयं कहा था कि बुलेट ट्रेन मैंने मनमोहन सिंह जी से मांग की थी, तो उस समय कहा गया कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो वो दिखाने के लिए भी बनाना चाहिए। जब दिखावे के लिए कोई काम करना है तो 35,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सहन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार पैसा खर्च करे और दिखाए दुनिया को। और लौटने फौरन वापस, आप बनी रहिए हमारे साथ। दिल्ली में महंगे प्याज को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार निकम्मी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आर्य कॉलोनी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर लगातार जारी पाक गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, जिसमें 4 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। इस दौरान 2 पाकिस्तानी सैनिक भी ढेर हो गए। दिल्ली के रानीबाग में 3 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शोरूम की तिजोरी लूट ली, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। एमपी के आगरमालवा में दबंगों ने पिछड़े वर्ग के दूल्हे की बारात रोक दी और दूल्हे को घोड़ी से नीचे गिराकर जमकर मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पलवल में सोना रोड पर एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 60 यात्री घायल हो गए। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन इंडिया ने अपने टैरिफ में 15 से 40% इजाफे की घोषणा की है। ये बढ़ोतरी 3 दिसंबर से लागू हो जाएगी। इमरान खान ने नौकरशाहों को आगाह करते हुए कहा कि नए पाकिस्तान में पुरानी व्यवस्था नहीं चलेगी। रूस में पूर्वी साइबेरिया में सर्दी के कारण जम चुकी एक नदी में बस के गिर जाने से 22 लोगों की मौत हो गई। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर धीमे धीमे गाने पर दीपिका पादुकोण और कार्तिक आर्यन का वीडियो सामने आया। कार्तिक की फिल्म पति पत्नी और वो 6 दिसंबर को रिलीज होगी।